चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत भी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है और रिपोर्टर बाइक वाली इसके हर उस पहलू को समझने की कोशिश कर रही है जो चुनाव में मायने रखते हैं। हमने बात की जाति की, हमने बात की धर्मों की, हमने बात की विकास के तमाम मुद्दों की, लेकिन आज का ये अंक बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साइलेंट वोट बैंक की, यानी कि महिला मतदाताओं की। और इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से सांसद, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, चुनाव की बात करें हम, लेकिन उससे पहले जरा रीता बहुगुणा जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हर कोई उत्तर प्रदेश का वोटर बखूबी इस नाम से वाकिफ है, लेकिन जब मैं एक शब्द में आपकी तारीफ करूं तो वो शब्द होता है जिद्दी। बड़ी जिद्दी मानी जाती है रीता जी। राजनीति के इस सफर में कहां से कहां तक आपके जिद ने आपको पहुंचाया? जिद्दी नहीं हूँ, मैं संकल्पित हूँ। अगर मैं कोई चीज मन में ठान लेती हूँ तो मैं कितनी भी उसके लिए परिश्रम करना पड़े, कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, मैं सहती हूँ। तो मैं लागी हूँ, हटी हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसने मुझे बहुत सहयोग किया है। मैं महिला आंदोलन में रही, बहुत सक्सेसफुल रही। मैं इलाहाबाद की महापौर बनी, बहुत अच्छी मेरी छवि बनी, विधायक बनी, मंत्री बनी, सांसद हूँ। तो जनता का प्यार मुझको इसीलिए मिलता है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मुद्दों के साथ खड़ी रहती हूँ। आप जनता के साथ पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन महिलाओं का एक विशेष लगाव भी है आपसे और महिला विकास मंत्रालय भी आप संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस बार जो साइलेंट वोट बैंक है उसका रुख किसकी तरफ है? आपने ठीक कहा कि मेरा तो उत्पत्ति ही महिला आंदोलन से हुई है और मैं 1974 से लगातार महिला संगठनों के साथ काम करती आई हूँ और मैं महिलाओं की प्रगति को देख रही हूँ। आज महिला बहुत सक्षम है, महिला बहुत अपने मन से, लेकिन एक विश्वास का उसमें सृजन हुआ है और वो अपने मन से काम करती हैं। और जहाँ तक वोटिंग पैटर्न है, महिलाएं अब अपने परिवार के पुरुषों के कहने से मात्र वोट नहीं देती, वो अपनी इच्छा से अपने परिवेश को देख के लेती हैं। आपने इधर देखा होगा कि अभी जो वोट बढ़ी है यूपी में, करीब 58 लाख करीब है, तो 3 या 4 लाख वोट महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा बढ़ी है। तो वो अब इलेक्टोरल प्रोसेस में, चुनावी राजनीति में, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस समय महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2014 के बाद उन्हें ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत रखती है, बल्कि वो आधुनिक विकास की ओर भी ले जा रही है और महिलाओं के लिए तो केंद्रित होकर बहुत काम किया गया है। चाहे वो मोदी जी ने केंद्र की योजनाएं बनाई हो या उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उसको ज़मीन तक पहुंचाया हो। तो मैं कहती हूँ सुरक्षा की दृष्टि से, पेंशन बढ़ाने की दृष्टि से, महिलाओं को के स्वयं सहायता समूहों को बनाकर उनको सशक्त करने से, हमारी बैंकिंग सखी बनाना, हमारी आशा कार्यकर्तियों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और आम महिला के लिए, गृहिणी महिला के लिए, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे बिजली हो, चाहे उनके संपत्ति अधिकार हो, आवास हो, सब महिलाओं के नाम से किया जा रहा है। तो हमारी सरकार महिलाओं के लिए जो उसने किया वो पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। जो योजनाएं गिनाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर ऐसी 6 बड़ी योजनाएं हैं जो केंद्र ने, राज्य ने महिलाओं के लिए लागू किया और हम जब गांव तबकों में जाते हैं तो महिलाएं खुश भी नजर आती हैं। कुछ अंतर तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन एक बड़ी शिकायत ये रहती है कि प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दे दिए, एक बार पकड़ा दिया, उसके बाद हजार रुपए हम कहाँ से लाएं? उसके बाद की तकलीफ के बारे में कौन सोचेगा कि बार बार सिलेंडर जब भराना होता है तो फिर महंगाई की मार याद आती है उन्हें। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का स्वावलंबन, ये 3 लक्ष्य थे उत्तर प्रदेश सरकार के और इन तीनों लक्ष्यों पर हम खरे उतरे हैं। महिला सुरक्षा आज से बेहतर कभी नहीं थी। महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। अभी पुलिस में भर्ती हुई थी, करीब 1.5 लाख पुलिस वालों की भर्ती हुई, उसमें महिलाएं 33,000 महिलाएं उसमें भर्ती हुई हैं। तो महिलाओं के लिए, और अभी सरकारी रोजगार में जो 4.5 लाख गया है उसमें करीब 1,35,000 1,40,000 महिलाओं को नौकरी मिली है। तो महिलाओं को रोजगार मिले, महिला स्वावलंबी बने, स्वयं सहायता समूह 10 लाख बने, 1 करोड़ बहनें उसमें जोड़ी गई हैं। पूरे कोविड काल में उनके अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं।
तो मैं ये समझती हूँ, चाहे वो गृहिणी महिला हो, आपको मालूम है 2.25 लाख महिलाओं कि जो पैतृक संपत्ति में रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ते थे, पहली बार उत्तर प्रदेश में नाम चढ़ाए गए हैं। तो इन टोटलिटी लड़कियों के लिए उनको लैपटॉप न देना, उनकी शिक्षा को निःशुल्क करना, अब ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। तो बहुत सारी बातें हैं। और हमारी सुकन्या योजना जिसके माध्यम से आप देख रही हैं कि भ्रूण हत्या कम हुई है। इसी उत्तर प्रदेश में पहले 1000 बालकों पर 913-14 बालिकाएं होती थी, आज 1000 पे 942 हैं उत्तर प्रदेश में। राष्ट्र की तो छोड़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते 1000 बालकों पर 1022 बेटियां पैदा हो रही हैं। तो अगर देखा जाए तो बेटी का महत्व खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, प्रधानमंत्री उनको खुद मोटिवेट करते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी महिला सुरक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए, स्वाभिमान के लिए बहुत काम किया। मिशन शक्ति अगर आप देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम चला। महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है क्योंकि आखिरी मोमेंट तक कोई ये जज नहीं कर पाता है कि महिला इस तरफ जाएगी या उस तरफ, मुद्दे उनके क्या होंगे। राजनीति में जब दिन ब दिन हिंदू मुसलमान से लेकर ब्राह्मण दलित ओबीसी की बात की जाती है, तो इस लड़ाई के फेर में महिला खुद को कहाँ पाती है? देखिए, एक बात है, महिला अब अपने मन से वोट डालती है। एक बात तो आप समझ लीजिए, वो कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी ये वो किसी को बताती नहीं, पर वो अपनी इच्छा से वोट डालती है। मैं आपको वादा करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि 3 तलाक हट जाने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी प्रसन्न होंगी अंदर से। उनके जो सर पर तलवार लटकती थी तलाक 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 की, वो समाप्त हुई। तो भले ही वो वोट देना दे, लेकिन उनकी सहानुभूति वर्तमान सरकार के साथ है। आशा है जो स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं, विभिन्न बैंकर्स हैं जो महिलाओं को बचत सिखा रही हैं, बैंकिंग सिस्टम सिखा रही पूरे ग्रामवासियों को। उधर स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं को सक्षम बना रही हैं। इधर आप जैसी बाइकर्स हैं जो लोगों को जागृत कर रही हैं। उधर हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन तेज चल रहा है, स्वयं सहायता समूह उसमें जुटे। इस समय पूरा 21वीं सदी को ये महिला सेंट्रिक सदी बन रही है। और उत्तर भारत की जो महिलाएं, विशेषकर उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं, कभी भी नहीं थी। चाहे लक्ष्मी बाई हो, चाहे उदा देवी हो, चाहे ये सब हमारी इसी प्रदेश की तो है। तो यहाँ पर अब एक सवाल आपसे ये है कि जिस दल को आप लगभग 2.5 दशक तक अपना बेशकीमती वक्त देकर आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना, मैं बात कांग्रेस की कर रही हूँ। प्रियंका गांधी बार बार ये कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उनका तो एक साफ फोकस एजेंडा नजर आ रहा है इस बार महिला वोटर्स को वो करने का, और ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि 40% सीटें तो हम महिलाओं को ही देंगे। ये एक खास फैक्टर कांग्रेस का जो इस बार चुनाव में नजर आ रहा है, इस पर आपका टेक बहुत जरूरी है। महिलाओं लड़ सकती हूँ, लड़ना तब पड़ता है जब आपको आपका हक ना मिले। लेकिन जब एक ऐसी सरकार है और 2 सरकारें हैं केंद्र और प्रदेश में, जो महिलाओं की हर आवश्यकता, उनकी हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी योजनाएं बना रही है, सम्मान दे रही है। सोचिए, कोविड काल में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया चिंतित थी, महिला के हाथ में सौंप दी, निर्मला सीतारमण जी के हाथ में। विदेश मंत्री महिला बना दी, वाणिज्य मंत्री महिला बनी, शिक्षा मंत्री महिला बनी, और आपकी जितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं सब में बनी, वित्त मंत्री बनी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे भाव का, हमारी आकांक्षाओं का हमको समायोजित करके काम हो रहा है, तो फिर इसमें लड़ने की आवश्यकता क्यों है? हमको लड़ना है कुरीतियों से, हमें लड़ना है उन सामाजिक कुरीतियों से जो कि कानून को नजरअंदाज करके और घरों के अंदर उसका उल्लंघन होता है। तो मैं समझती हूँ सरकार महिला फ्रेंडली है, महिलाओं की मित्र है, इसलिए सरकार को कदापि महिलाएं नहीं छोड़ेंगी, उनके साथ रहेंगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2017 में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 46 महिलाओं को टिकट दिए गए थे, जो कि 12% टिकट थे, और कांग्रेस इनमें से सबसे पीछे थी कि 5 या 6 महिलाओं को टिकट मिला था, जो कि 6% के करीब आता है। ऐसे में वो पार्टी जो सबसे पिछड़ी रही अब तक महिलाओं में टिकट आवंटन को लेकर, और आप उनके साथ काम भी कर चुकी हैं, और अब आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो अंतर आपको नजर आ रहा है, क्या ये आगे और बढ़ेगा? इस बार टिकट आवंटन को लेकर महिलाओं के लिए क्या उम्मीद है आप में? बिल्कुल महिलाओं को टिकट मिलेगा। बीजेपी ने हमेशा अन्य पार्टियों से ज्यादा टिकट दिए हैं। इस समय हम 78 महिला सांसद हैं, जिसमें से 41 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं।
ये भी एक गौर करने वाली बात 35 है। विधायक भी राज्य में आपके हैं। और हमारी पार्टी के अंदर 33% महिलाओं को जो पार्टी संगठन में भी जगह दी गई है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल संपूर्ण कार्य हुआ है, लेकिन जो प्रगति है वो बहुत ही आशाजनक है और आशान्वित करती है कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में महिलाओं की बराबरी का अधिकार उनको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ आप हमारे संकल्प पत्र का इंतजार करिए। मैं उसकी समिति की सदस्य हूँ। बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी इसमें, और बहुत अच्छे आपसे हम जवाब भी आगे जानना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जितने दिलचस्प मोड़ पर है, शायद ही हमने उम्मीद की थी कि ऐसे मोड़ यहाँ देखने को मिलेंगे। मैम, एक और बात हमें ये समझाइए कि आप इतिहास की प्रोफेसर हैं, आपने इतिहास भी देखा है और वर्तमान देख रही हैं। जो भविष्य है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो क्या होने वाला है, न सिर्फ महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी? देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 में उल्टा प्रदेश माना जाता था, माफियों का प्रदेश माना जाता था कि यहाँ विकास के कोई काम नहीं है। बिजली नहीं आती थी, सड़कों की बुरी हालत थी, हर तरफ से त्राही थी, बेरोजगारी थी, बुरा स्वास्थ्य था। पश्चिम में गोरखपुर में देखिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस में हर साल 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, लेकिन कोई निवेश नहीं आता था, कोई आने को तैयार नहीं होता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपहरण की वो इंडस्ट्री चलती थी, उद्योग। आज क्या स्थिति है? आज कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में से बिल्कुल शांति हो गई है, हर तरह के अपराधी चले गए हैं और पूरे प्रदेश में अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है। 2000 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, उस पर आवाज बन रहे हैं गरीबों के। इनके अलावा अगर आप देखें तो 6 लाख करोड़ का निवेश 6 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में MOU साइन हो चुके हैं और 3 लाख करोड़ जमीन पे आ भी चुका है। बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रोजगार के सृजन हो रहा है, एक जनपद एक उत्पाद हो रहा है। रीता जी कहती हैं कि उन्होंने यहाँ पर प्रगति देखी है, अंतर देखा है और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो विकास को चुनेगी और आने वाले वक्त में काफी कुछ ऐसी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा जो जनता से जुड़ा होगा। बहरहाल हमारे साथ जो महिला बाइकर्स भी हैं, मैम के साथ ये सब यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये सब उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और आज सक्षम है। जैसे कि सरकार खुद कहती है कि सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा, तो ये महिला बाइकर्स आत्मनिर्भर बनी। इनकी भी हम कुछ बाइटें लेते हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे चुनाव में क्या होंगे। क्या ये सांसद मैडम से सहमत हैं या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है? युवा चाहता है कि मंदिर बने। बिल्कुल मैम, युवा चाहता है कि मंदिर बने और मंदिर बनना भी चाहिए। और ये तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी, किसी की भी गवर्नमेंट आए, बट ये योगी जी ने किया, भाजपा ने किया, ये बहुत बड़ी चीज है लोगों के लिए। एज अ आस्था को लेके बात करें, आस्था को लेकर निश्चित तौर पर जो चीजें की गई वो बताई जा रही हैं और जो चीज की जाएंगी वो भी। महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है? महिलाओं के लिए एज अ सेफ्टी में 10-90 या फिर जो 100 डाल, ये सारी चीजें हैं, उनको लेके तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जरा बताइए कि ये बाइक चलाना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस वक्त कितना सही साबित हो रहा है आपके लिए? देखिए, अब तो वाकई में ये हर लड़की और हर वुमन अग्री करेगी, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगी सरकार पे, जो है वो खुद जानता है कि ये वाकई एक सेफ्टी का दौर है और ईश्वर करे ये बना रहे। ये बताइए कि इस वक्त महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को कितना बचाया जा चुका है, कितना पढ़ाया जा चुका है? और एज अ महिला, क्योंकि आप इस फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं, कितना बदलाव आप पिछले 5 साल में देख पाई हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है, इस सरकार ने इतना बदलाव किया है। अगर हम बात करें, जैसे आज अभी हम कुछ दिन पहले एक ट्रैकिंग पे गए थे, तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स गर्ल्स थी जो एग्री हुई थी। क्यों एग्री हुई थी? बिकॉज वो सेफ फील कर रही थी, इस वजह से वो एग्री हुई जाने के लिए। तो हम यहाँ से 10 लड़कियां को ले गए थे 7 ताल, तो उनको बहुत ही सेफ महसूस हुआ क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से। तो चलिए, रिपोर्टर बाइक वाली का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का भी शुक्रिया। थोड़ी सी गाड़ियों को बाइक को और आगे बढ़ाते हुए मैडम से कुछ और सवाल जवाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में और क्या कुछ दिलचस्प हो रहा है, क्या कुछ होना बाकी है। मैम, सबसे पहले तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है। आप भी उसी वर्ग से आते हैं और अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं ब्राह्मणों को लुभाने की। हम लोग सर्व जाति राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बनाई
सब गरीबों को मद्देनजर रख के बनाई, और वो सब गरीबों तक गई जो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये एक बात आप समझिए। दूसरा, ये क्यों कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा जब ब्राह्मणों की पार्टी लोग बोलते थे, आज कह रहे हैं ब्राह्मण छिटक रहा है। 2014 ब्राह्मण जो है ना बड़ा विवेकपूर्ण होता है। इस ब्राह्मण ने कांग्रेस की भी सरकार बनवाई, बसपा की भी बनाई, सपा की भी बनाई, और लौटकर 2014 में भाजपा की बनाई। और 2014 के बाद जितने चुनाव हुए, ब्राह्मण जो विवेकपूर्ण है वो सुशासन चाहता है, वो चाहता है कि सर्व कल्याण हो, वो चाहता है सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जाए, वो चाहता है कि हमारा विकास भी हो, और ये हो रहा है। आप ये बात मानेंगे कि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? होता था, और जातियों को साथ लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप सबको साथ नहीं लेंगे, तब तक सरकार का कोई मतलब नहीं होता। और सबको साथ लेने का काम बीजेपी करती है। तो मुझे लगता है कि अब जातीय जो चुनावी प्रभाव जातीय समीकरणों का नहीं है, विकास का है। लेकिन सब जातियों का सम्मान हो, सब साथ रहें, ये भी आवश्यक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो हम नहीं कह सकते। स्वामी प्रसाद गए, ठीक है, मौर्य गया, 5% वोट बैंक खिसकेगा। ये आप ये बताइए, अगर ब्राह्मण कोई चला जाए तो क्या 16% ब्राह्मण उसके साथ चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। नेता गए हैं, मैं ये नहीं कहती वो प्रभावहीन है, परंतु इतना प्रभाव भी नहीं रखते कि सारा वोट लेके चले जाएं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि वोट जाएगा कल्याणकारी कार्यों के नाम पर, शांति के नाम पर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर और विकास पर। लेकिन हाँ, जाति मैटर करती है, परंतु अगर आप ये कहें कि जाति समीकरण से चुनाव प्रभावित होगा, ये मैं नहीं मानती। ये नहीं मानती हैं आप? तो फिर इस बार बीजेपी 350 प्लस के भी दावे कर रही है। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी का बोले, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि अगर सही उम्मीदवार उतारे गए, जो कि मेरी पार्टी उतारेगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 325 प्लस पे जाएंगे। जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं, ओबीसी, दलित से लेकर सवर्णों तक पर उनका फोकस है, छोटे छोटे दलों को अपने साथ किए जा रहे हैं, और अब बीजेपी के तमाम नेताओं को पार्टी से ही अलग कर अपनी पार्टी से जोड़ना, उनकी ये इंजीनियरिंग आपको कितना सक्सेसफुल नजर आ रही है? मैंने कहा कास्ट इंजीनियरिंग विल नॉट मैटर एज सो मच। कास्ट इंजीनियरिंग का कोई विशेष अर्थ अब नहीं है। अब इस दशक में युवा जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है, पीस चाहता है, शांति चाहता है। युवा बदलाव चाहता है वो क्या? सिर्फ जात को पकड़ने से नहीं होता है। आज की राजनीति में, सियासत में कहाँ नजर आ रही है बसपा आपको? खत्म हो गई। उनको अहंकार बहुत था अपने पद का, उनको अहंकार था मैं जिधर जाऊंगी उधर सब जाएंगे। सबने छोड़ दिया उनको, उनकी अपने उनको अनुसूचित जाति ने छोड़ दिया। जितने लोगों ने उन्होंने बसपा स्थापित की थी, कांसीराम जी के साथियों ने उनको छोड़ दिया। तो वो तो बिल्कुल अकेली हैं, और मुझे नहीं लगता इस चुनाव में उनको तो 10 सीट भी मिलना मुश्किल हो गया। तो कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा ना, है ना? अगर अच्छा काम किया होता, महिलाओं को साथ लिया होता, गरीबों को साथ लिया होता, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने, सिर्फ धन के पीछे दौड़ती रही। इतिहास की प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रीता बहुगुणा जोशी। उत्तर प्रदेश का इतिहास आपने देखा, वर्तमान में आप देख रही हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य किसके हाथों में होने वाला है? उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा, योगी जी के हाथ में होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का संरक्षण होगा, क्योंकि वो खुद ही उत्तर प्रदेश के। हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेश बनेगा, क्योंकि इसमें मोदी और योगी हैं। उत्तर प्रदेश कितना उत्तम प्रदेश बन पाएगा ये आने वाले चुनाव बताएंगे, और उसके बाद का, उसके पहले का विकास डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बहरहाल आज तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका रीता मैम करना चाहती हूँ, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी जिनकी उम्र 72 साल है, लेकिन इनका एक्टिवनेस शायद हम सबको फेल कर दे। जब बाइक पर इंटरव्यू के लिए हमने बोला तो जरा भी चौंकी नहीं, और उन्होंने कहा देखिए मैं बाइक तो चलाती नहीं हूँ, लेकिन बाइक के पीछे बैठकर जरूर दूंगी, और गिरने का हमें डर था, लेकिन रीता जी को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं गिरने वाली। तो चलिए देखते हैं इस बार इनकी सरकार गिरती है या बच जाती है। महिलाओं के उठने का समय है, गिरने का नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी हमसे बातचीत करने के लिए, रिपोर्टर बाइक वाली को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इसी के साथ हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं किसी और जगह, किसी और नेताओं से बात कर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।